तो जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज में ईएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएम वेव का ये सेकंड पार्ट है। ठीक, फर्स्ट पार्ट इसका हमने ऑलरेडी देख लिया है, अपलोड हो चुका है। तो सेकंड पार्ट में उसी के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे उसी में। ठीक, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसके आगे इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और ईएम चैप्टर के, ईएम वेव चैप्टर के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर के। ठीक, तो बिना कुछ ज्ञान की गंगा बहाए हुए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक, तो सवाल बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेटिंग इन ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाय दिस, कुछ खतरनाक सा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज दिस। ओके, बी एक्स बी वाई क्या होगा? ठीक है, तो मतलब बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट मतलब ईएम वेव जब ट्रेवल करता है तो क्या उसके साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी मतलब ट्रेवल करता है, वो दोनों परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के। अब ध्यान देने वाली हमें पता क्या होना चाहिए, लेट से ये भी हो गया, ये ई है तो बी ऐसे होगा। तो ई और बी का जो फेज होता है वो सेम होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो फेज होता है वो सेम होता है, मतलब दोनों सेम टाइम पे जीरो होते हैं, सेम टाइम पे मैक्सिमम होते हैं, सेम टाइम पे मिनिमम होते हैं। ठीक, तो ये जो मसाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड में भी तो वही रहेगा, क्योंकि ये जो मसाला है ये फेज है बेसिकली, तो ये फेज दोनों का सेम ही होता है। तो जो बी में बी का जो एक्सप्रेशन बनेगा, लेट से एक्सप्रेशन होगा तो कुछ यहाँ पे होगा, जैसे कि कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे जैसे ये है, ये वाला पार्ट कुछ होगा मैग्नेटिक फील्ड में, और जो ये वाला पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा। तो साइन जो भी अंदर मसाला है, ठीक, MASALA, सेम मसाला। अब ये जो यहाँ पे चीज़ें हैं वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे करते हैं, तो उसके लिए आपको पहले तो ई भी और बी में एक रिश्ता होता है वो पता होना चाहिए। इसको रट लो, मैं इसको ऐसे रटा हूँ कि मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखा जाए तो बी ई और फिर भी आएगा, तो इसको उल्टा लिखते हैं, बी फिर ई और भी। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है ना वो ई क्रॉस बी के डायरेक्शन में होता है। ठीक, ये डायरेक्शन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड पे नहीं जाएंगे। ठीक, डायरेक्शन। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से प्लेन में है देखा जाए तो एक्स और वाई प्लेन में है। तो जो वेव स्पीड होगा वो किस प्लेन में होगा, हम जानते हैं कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में है तो भी को तो ऑब्वियस एकदम जेड प्लेन में होना पड़ेगा, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। ठीक, तो भी जो होगा मतलब स्पीड जो होगा वो जेड डायरेक्शन में होगा, तो ये जेड डायरेक्शन में है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये बेसिकली भी जो होता है वो ई क्रॉस बी होता है। अब इस ये साइक्लिक होता है बेसिकली तीनों, कि मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा, तो इसको साइकिल ऑर्डर में लिखें तो कैसे लिखेंगे, भी ई बी ऐसे ले लेते हैं साइकिल। ठीक, तो v क्रॉस ई करे तो हमें b मिलेगा, e क्रॉस b करे तो हमें वेलोसिटी का डायरेक्शन मिलेगा, ये डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, b का डायरेक्शन चाहिए, तो b का डायरेक्शन हम कैसे ले सकते हैं, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जरा b का डायरेक्शन पहले फाइंड आउट करते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। b का मतलब ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो b का डायरेक्शन फाइंड आउट करें तो उसके लिए क्या v क्रॉस e करना होगा। तो लेट से आई जे के क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, v क्या है जेड डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में तो आई जे 0 होगा, के जो होगा 1 होगा, और ई क्या क्या दे रखा है, ई के लिए यहाँ पे दे रखा है 2 और 1, और जेड कंपोनेंट इसका 0 है। तो डिटर्मिनेंट मेथड मतलब यूज कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए। तो बी क्या हो जाएगा, बी का डायरेक्शन देखा जाए तो आई के साथ क्या होगा, आई 0 -1 तो -1 हो जाएगा, प्लस माइनस साइन के साथ, जे क्या हो जाएगा 0 -2, और प्लस के क्या हो जाएगा 0 -0 0 बन जाएगा। तो यह क्या माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप, मतलब इसको -x प्लस 2y लिख सकते हैं, वाई कैप -x कैप प्लस 2y कैप, अगर सिर्फ यूनिट वेक्टर लिखे हमारा डायरेक्शन सिर्फ लेना हो
तो बी कैप अगर सिर्फ लेना हो तो यूनिट वेक्टर के लिए इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो इसको मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 हो जाएगा, तो 1/√5 इंटू माइनस एक्स कैप प्लस 2 वाई कैप। ये जो हुआ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक, अब मैग्नीट्यूड क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो बताइए इसमें ये क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो डायरेक्शन तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बी का यहाँ पे जो मसाला होगा उस मसाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मसाले के मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला है, हम याद रखेंगे ये भी, E = BC, वो वाला BC नहीं, मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड और सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो हमें बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो बी क्या हो जाएगा, E/C, ये मैग्नीट्यूड वाइज सब कुछ बात हो रहा है। ठीक, तो ई का मैग्नीट्यूड कितना है, ई का मैग्नीट्यूड यहाँ पे देखा जाए तो 30, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मतलब ये देखा जाए तो 60 है एक्स डायरेक्शन में और 30 है वाई डायरेक्शन में, तो ई का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 60 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। ठीक, डिवाइडेड बाई सी, 3 × 10⁸ अब यहाँ पे देखा जाए तो बेसिकली 30 को खोपचे से बाहर निकाल सकते हैं, तो 30 बाहर आ जाएगा, तो ये √5 बनेगा, नीचे 3 × 10⁸, तो ये क्या बनेगा, 10 टाइम्स में जाएगा 3, तो बेसिकली 3 से 10 सर, वो 1 0 से 1 0 खत्म, तो 10⁻⁻7 बचेगा, तो बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, √5 × 10⁻⁻7, ये मैग्नीट्यूड हो गया बी का, ये बी है। ठीक, कुछ अजीब सा दिख रहा हो तो अब हम मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मिल गया और उसका हमें डायरेक्शन मिल गया, तो बस अब लिख देते हैं। तो ये जो बी वेक्टर होगा वो वी वेक्टर क्या हो जाएगा, लेट्स से अब यहाँ पे पूरा लिखते हैं, वी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड कितना, √5 × 10⁻⁻7, डायरेक्शन क्या है, ये रहा डायरेक्शन, 1/√5 इंटू माइनस एक्स कैप प्लस 2 वाई कैप, और जो साइन के साथ मसाला है वो मसाला तो सेम ही रहेगा, वो सेम ही मसाला होगा। ये क्या बन जाएगा, यहाँ वाला जो समान है, √5 से √5 कैंसिल करेगा, ये बनेगा 10⁻⁻7 माइनस एक्स कैप प्लस 2 वाई कैप साइन मसाला, ये बी वेक्टर हो गया। ठीक, तो अब हम जरा ऑप्शन पे आते हैं, तो ऑप्शन में दे रखा है BX, तो BX क्या हो जाएगा, एक्स कॉम्पोनेंट क्या, 10⁻⁻7 इंटू -1 इंटू साइन मसाला, तो नहीं, -2 इंटू 10⁻7 दे रखा है इसलिए गलत है, यहाँ पे -1 होता तो -1 इंटू 10⁻⁻7 इंटू साइन मसाला सही होता, पर 2 दे रखा है इसलिए गलत है। वाई कॉम्पोनेंट देखें तो वाई कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ है, ओके, और 2 इंटू 10⁻⁻7 एम्पलीट्यूड होगा, और साइन मसाला 2 इंटू 10⁻⁻7 और साइन मसाला, मसाला एक बार चेक कर लेंगे कि सही सेम ही है या नहीं, मसाला वहीं बदलना चाहिए अंदर का, तो साइन 2π इंटू दिस सेम ही है, तो यस करेक्ट है, तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक, अगला देखते हैं ऑप्शन, द वेव इज पोलराइज्ड इन XY प्लेन विथ पोलराइजेशन एंगल 30° विथ रिस्पेक्ट टू X एक्सिस। अब वेव किस तरह से पोलराइज है, वो पोलराइजेशन एंगल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है हम बोलेंगे उस डायरेक्शन में जो EM वेव होता है वो पोलराइज्ड होता है। ठीक, तो जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, मतलब लेट से ये EX और EY क्या है, मतलब सिंपल देख लेती है, ये X हो गया, ये Y हो गया, तो जो लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में होगा और यहाँ पे ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा क्या हो जाएगा, y कॉम्पोनेंट बाई x कॉम्पोनेंट, तो y कॉम्पोनेंट कितना है, अगर शॉर्टकट में देखा जाए तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 30/60 है, y कॉम्पोनेंट कितना है 30 और x कॉम्पोनेंट 60, मतलब 1/2, tan थीटा 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना होगा 1/2 पे, देखो 30 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, 30 डिग्री तो नहीं होगा, 1/2 पे क्या होता है, कुछ नहीं होता है कुछ, 30 डिग्री के लिए 1/√3 होना चाहिए। ठीक, लेकिन यहाँ पे 1/2 आ रहा है, तो नहीं, गलत है, तो जो सी ऑप्शन है वो गलत है। ठीक, समझ में आ रहा है क्यों।
अगला ऑप्शन देखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज दिस। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए क्या, अब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम हमें चाहिए, तो वो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अगर चाहिए तो हमें इस मसाले का यूज कर सकते हैं। इस मसाले में ये क्या है, ओमेगा, और ये क्या है, के। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम क्या होता है, ओमेगा बाई के। तो बस यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मिल जाएगा। तो लेट्स से भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, ओमेगा बाई के। ओमेगा की वैल्यू क्या है, अब मसाले में देखते हैं। ओमेगा है 5 × 10⁻14 और के है 10⁻7/3। याद रखेंगे 5 × 10⁻14 और ये 10⁻7/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 15 × 10⁻7, तो यानी कि 1.5 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम आ गया। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना, 3 × 10⁸ बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कितना, ये 1/1.5 होगा, ठीक। 1.5 × 10⁸, तो ये बन जाएगा 2। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या हुआ, 2। तो जो कि जो बोल रखा है वो सही बात बोल रखा है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 ही होगा। तो ये जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन हुआ, ठीक। तो इसमें बी और डी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। अगर आगे कंप्रीहेंशन दे रखा है, ठीक है, लंबा चौड़ा पूरा पढ़ते हैं क्या है। ए थर्मल पावर प्लांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दिस एट दिस वोल्ट, ठीक है, विच इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू अ प्लेस 20 किलोमीटर अवे फ्रॉम अ पावर प्लांट फॉर कंज्यूमर्स यूज। It can be transported either directly with the cable of large current carrying capacity or by using combination of step up and step down transformer, ठीक है। मतलब करंट प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमें दूर दराज पे पहुंचाना है, मतलब 20 किलोमीटर दूर पहुंचाना उनके मासूका के घर लेट से। तो अब पहुंचाने के दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट केबल डाल दें यहाँ से पावर प्लांट हाउस से सीधे मासूका के घर, या फिर ट्रांसफार्मर यूज किया जा सकता है, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मतलब वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दें और यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा दें, ठीक। पावर प्लांट पे एक ट्रांसफार्मर और एक मासूका के घर के पास ट्रांसफार्मर लगाएं, ठीक। स्टेप यहाँ पे एक स्टेप अप और यहाँ पे एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के, ठीक। ठीक है। द ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन इज द लार्ज एनर्जी डिसिपेट। अब डायरेक्ट अगर वहाँ से वायर यहाँ पे डाल दे तो जो एनर्जी कंजम्पशन है वो ज़्यादा होगा। अंग्रेजी आई होप कि आता है आपको, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दिस मेथड ऑफ यूजिंग ट्रांसफार्मर द डिसिपेशन इज मच स्मॉलर। इन दिस मेथड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज एट द plant side so that the current is reduced to a smaller value at the consumer's end. A step down transformer is used to supply the power to the consumers at the specified lower voltage, ठीक है। It is reasonable to assume that the power cable is purely resistive and the transformer are ideal with the power factor unity. All the current and the voltage mentioned are RMS value, ठीक है। अब सवाल बोल रहा है तो सवाल भी एक बार पढ़ ही लेते हैं, फिर पूरा डिटेल में देखेंगे। In the method of using transformer, assume that the ratio of number of turns in the primary to the secondary in the step up transformer is 1/10। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, मतलब स्टेप अप कहाँ पे, अब हम जानते हैं कि पावर प्लांट पे कौन सा यहाँ पे दे भी रखा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होगा, और यहाँ पे स्टेप डाउन। यहाँ पे दे रखा है कि नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी क्वाइल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी क्वाइल कितना, 1/10, ठीक है, बोल देते हैं। इफ़ द पावर टू द कंज्यूमर हैज़ टू बी सप्लाइड एट 200 वोल्ट। अब दे रखा है कंज्यूमर के पास अगर हमें 200 वोल्ट का पावर सप्लाई करना है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी टू द सेकेंडरी क्या होगा। तो यहाँ पे मतलब NP/NS, जो स्टेप डाउन, लेट्स से स्टेप डाउन, और ये स्टेप अप, SU बोल देते हैं, स्टेप डाउन का SD, लेट्स से कुछ भी लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी हमें कैलकुलेट करना है। तो पूरा मांजरा क्या है, अब पूरा मांजरा ये है कि मतलब पावर प्लांट से कंज्यूमर जो है मासूका आइलेट से, वहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के दो मेथड है, या तो डायरेक्ट तार डाल दें, तो डायरेक्ट अगर वायर डाल दें तो उसमें कुछ करंट होगा, तो मतलब होगा क्या कि बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा,
इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है कि वोल्टेज को काफ़ी हाई कर देता है, तो करंट बहुत कम हो जाता है। तो करंट सप्लाई होते टाइम बहुत कम अमाउंट रहेगा उसका, तो I² जो एनर्जी लॉस होता है वो कम होगा, क्योंकि आई की वैल्यू कम है, उसमें आई की वैल्यू ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा लॉस होगा डायरेक्ट में। तो ऐसे एनर्जी लॉस कम होगा। जब यहाँ पे पहुँचेगा तो जो हाई वोल्टेज है, मतलब यहाँ पे वोल्टेज काफ़ी हाई कर दिया गया था जिसकी वजह से करंट कम हो गया था, तो यहाँ पे क्या करेगा, स्टेप डाउन कर देगा, मतलब वोल्टेज की वैल्यू कम कर देगा। तो वोल्टेज की वैल्यू कम करेगा, जो कि रिक्वायर्ड वोल्टेज मतलब जितना भी ज़रूरत है, जैसे 200 वोल्ट ज़रूरत है तो कम करके 200 वोल्ट कर देगा, तो करंट की वैल्यू फिर बढ़ जाएगी। तो जो भी घर में हाउस होल्ड सप्लाई होता है तो उस रेंज में मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये ज्ञान की बातें हो गई। अब सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है कि मतलब ऐसे, अब NP/NS मतलब प्राइमरी बाई सेकेंडरी यहाँ पे दे रखा है, और दे रखा है कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है मतलब जो भी एनर्जी डालेंगे प्राइमरी में वो पूरा का पूरा सेकेंडरी में आउटपुट मतलब मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग। तो हम जानते हैं, अब ट्रांसफार्मर का पूरा कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे नहीं, तो हम जानते हैं डायरेक्ट क्या कि NP/NS जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी बाई सेकेंडरी, V इनपुट बाई V आउटपुट, V आउटपुट। ठीक, अब जो इनपुट है मतलब क्या कि जो पावर प्लांट पे ट्रांसफार्मर है, मतलब पावर प्लांट जो है प्रोड्यूस क्या कर रहा है, इस वोल्टेज पे प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस वोल्टेज पे प्रोड्यूस कर रहा है तो ये V इनपुट हो जाएगा। तो V आउटपुट क्या होगा, तो यहाँ से लेट से V आउटपुट पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/10 इजकल टू V इनपुट कितना है 4000 डिवाइडेड बाई V आउटपुट। तो V आउटपुट कितना आया 4 पे 4 जीरो, तो 10⁴ वोल्ट लिख सकते हैं। तो ये इस आउटपुट वोल्टेज हुआ स्टेप डाउन करते टाइम, सॉरी स्टेप अप करते टाइम, मतलब वोल्टेज बढ़ा दिया गया पावर प्लांट पे। अब इस वोल्टेज को हम तार के थ्रू सप्लाई करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाके उसको स्टेप डाउन करना है। स्टेप डाउन करके कितना पे लाना है 200 वोल्ट पे। तो यहाँ पे जो इनपुट वोल्टेज होगा वो क्या, यहाँ पे जो आउटपुट है वो इधर का इनपुट बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज मतलब 4 × 10⁴ डिवाइडेड बाई आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज कितना चाहिए हमें 200 चाहिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू व्हाट NP/NS। सिंपल, ठीक, क्योंकि NP/NS तो हमेशा इनपुट बाई आउटपुट ही होता है। ठीक, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, NP/NS की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 जीरो खत्म, 2 × 10⁻² मतलब 200 आ जाएगा। तो सिंपल डायरेक्ट ये आंसर ही हो गया, मतलब NP/NS 200 = 1, यही पूछ रहा था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि इफ़ द डायरेक्ट ट्रांसमिशन मेथड विथ a cable of resistance this is used, the power dissipated during the transmission will be क्या होगा। अच्छा, डायरेक्ट केबल में केबल ऑफ रेसिस्टेंस 0.4 वाट पर किलोमीटर दे रखा है, ये कुछ मिस्टेक होगा, 0.4 ओम पर किलोमीटर होना चाहिए। रेसिस्टेंस क्या होता है ओम में मेजर करते हैं, तो कुछ तो टाइपिंग या प्रिंटिंग मिस्टेक जो भी हो। और यहाँ पे मैसेज की लाइन लगी हुई है थोड़ा सा, ये इनका मैसेज नहीं है ये, ठीक, कुछ और का मैसेज है। तो ये रेसिस्टेंस ये हो गया। ठीक, तो मतलब जो रेसिस्टेंस मतलब पावर, अगर बोल रहा कि अगर डायरेक्ट ट्रांसमिशन डायरेक्ट केबल से अगर ट्रांसमिट किया जाए तो पूरा केबल का रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, पहले रेसिस्टेंस क्या होगा 0.4 ओम पर किलोमीटर, और ट्रांसमिट कितना करना है 20 किलोमीटर डिस्टेंस तक दे रखा है। यहाँ पे 20 किलोमीटर दूर है मासुका का घर, तो 4×2 = 8 ओम हो जाएगा। ठीक, टोटल रेसिस्टेंस। तो अगर इतना ओम हुआ तो फिर एनर्जी लॉस कितना होगा, I² होता है हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस कितना हो रहा है, वोल्ट क्या है इतना, और पावर कितना है इतना। तो ज़रा ये लिखते हैं, पावर कितना है 600 किलोवाट। 600 किलोवाट मतलब 6 × 10⁵ वाट। वोल्टेज कितना है, कितना था 4000, तो मतलब 4 × 10⁻3। तो करंट कितना हो जाएगा पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो I = क्या P/V। ठीक, P = क्या होता है VI, ये फॉर्मूला याद रखेंगे।
तो आई इक्वल टू पी बाई बी, मतलब 6 × 10⁻⁵/4 × 10⁻³ ये कितना बनेगा, ऊपर सेक्शन में 25, 150, 25 से नहीं 100 होगा तो अच्छा 4 से 25, 25 6 है 150, ठीक है 150 एम्पियर हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट इतना एम्पियर डायरेक्ट हम ट्रांसमिट कर रहे हैं डायरेक्ट ट्रांसमिशन में, तो एनर्जी लॉस कितना होगा, हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा वो क्या, I² इंटू आर, तो कितना हो जाएगा 150 का स्क्वायर इंटू आर, आर की वैल्यू क्या 8, तो इतना एनर्जी लॉस होगा। अब इतना एनर्जी लॉस हुआ और प्रोड्यूस कितना हो रहा है एनर्जी, इतना, मतलब इस पावर के साथ प्रोड्यूस हो रहा है और इस पावर के साथ रेट ऑफ एनर्जी लॉस है, ये क्या रेट ऑफ एनर्जी लॉस, और ये रेट ऑफ प्रोडक्शन है, तो इसको बेसिकली DH/dt लिख सकते हैं, रेट ऑफ एनर्जी लॉस। तो परसेंटेज लॉस कितना होगा, लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई जितना प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूस कितना होता है 6 × 10⁵ प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये परसेंटेज लॉस हो जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं आप सिंपल, तो 15 × 15 × 100 × 8 × 100, 6 इंटू 1 2 3 4 और एक 5 अलग रखते हैं, तो 2 2 4 ये कैंसिल, और क्या कर सकते हैं, 5 2 जा 5 3 जा 2 से 4 टाइम्स में, 4 से ये 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में, 3 से 3 खत्म, तो बचा क्या 2 और ऊपर ये 15, तो 15 2 जा 30% जो एनर्जी लॉस होगा, ठीक। तो 30% मतलब बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो सवाल मतलब यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ, आसानी क्वेश्चन था, मतलब लंबा चौड़ा बस लमड़ा रखा है, ये भी मैंने बताने के लिए बहुत टाइम ले लिया, वरना आप डायरेक्ट करने बैठोगे तो थोड़ा फास्ट कर सकते हो, ठीक। ठीक है, अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो सवाल क्या दे रखा है, फाइंड द टाइम कांस्टेंट इन माइक्रोसेकंड फॉर द गिवन आरसी सर्किट इन द गिवन ऑर्डर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो मतलब बेसिकली हमें टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है आरसी सर्किट का, R/C के बराबर होता है, ठीक। तो सिंपल सा सवाल है। अब फर्स्ट वाले सर्किट को अगर लें तो अच्छा यहाँ पे वैल्यू भी दे रखा है, R1 R2 और C1 C2 की वैल्यू दे रखा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें तो ये सीरीज में है, तो लेट से फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, R की वैल्यू क्या हो जाएगी सीरीज में, तो ऐड कर देंगे तो 1 + 2 3, और C कितना हो जाएगा पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे डायरेक्ट ऐड ही करते हैं, तो 4 + 2 6 माइक्रो में होगा क्योंकि ये माइक्रो फेराड है, तो ये डायरेक्ट 8 माइक्रो सेकंड आ जाएगा। तो एक में जो टाइम कांस्टेंट है ये हो जाएगा। बी में अगर चेक करें तो ऐसे क्वेश्चंस में तो आप ऑप्शन में रिजेक्ट करने से जाओ, ये 18 है तो 2 ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, दूसरा वाला सॉल्व करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा एक। RC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, R इसमें क्या हो जाएगा पैरेलल में है, तो A/B/AB A+B, तो 2 × 1/2 + 1 3 इंटू C कितना हो जाएगा, C भी सीरीज में, तो सीरीज में इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 C2/C1 + C2, मतलब पैरेलल की तरह रेसिस्टेंस वाला। तो C1 C2 मतलब 4 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 2 6, तो ये कितना बन जाएगा 2 से 3 टाइम्स में, तो 4 2 जा 8/9 माइक्रो सेकंड हो जाएगा, ठीक, क्योंकि कैपेसिटर जो है माइक्रो फेराड में, तो ये हो जाएगा 18/9, 8/9 होगा, नहीं नॉट 18/9, तो 8/9 मतलब बी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कैलकुलेट करने की अगला वाला ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये 2 रिजेक्ट हो चुका है, ये रिजेक्ट हो गया, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आप एग्जाम में ऐसा ही करोगे, ठीक। यहाँ पे मैं सॉल्व करने के लिए तीसरा वाला भी सॉल्व कर देता हूँ, पर एग्जाम में आया रहता तो आप सॉल्व नहीं करते, आपको नहीं करना चाहिए, मतलब हाँ ऑप्शन चेक करने के लिए कंफर्म होने के लिए कर सकते हो, और कॉन्फिडेंस नहीं है कि मतलब जो किया हूँ वो सही है या गलत, तो तीसरा वाला भी चेक करके एक बार कंफर्म कर लें, तो कर लेते हैं। तो ये क्या है पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो क्या अगेन 2/3 बन जाएगा, और ये भी पैरेलल में है, तो पैरेलल में इसको कैसे करते हैं C1 + C2, तो C1 + C2 कितना हो जाएगा 4 + 2 6, तो ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 माइक्रो सेकेंड, तो बस ये भी मैच कर रहा है 4 वाला, तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये,
अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हुए। ठीक है, तो सवाल क्या दे रखा है, इन द गिवन सर्किट द AC सोर्स ओमेगा ये दे रखा है, कंसिडर द इंडक्टर एंड कैपेसिटर टू बी आइडियल, द करेक्ट रिलेशन क्या होगा। ठीक है, मतलब फोटो एक दे रखा है, उस फोटो में ये एक सोर्स है, सोर्स का VRMS दे रखा है यहाँ पे कितना 20, और ओमेगा की वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पे दो सर्किट है और हमें क्या कैलकुलेट करना है, वो ऑप्शन में बोलेगा द करेंट थ्रू द सर्किट इज I इजकल टू 0.3 एम्पियर, मतलब ये जो करंट जा रहा है उसकी वैल्यू 0.3 एम्पियर होगी। तो लेट से चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो करंट यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो लेट से हम इसको ऐसे बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं कि लेट से इसमें जो करंट जा रहा है उसको हम I1 बोल देते हैं, और इसमें जो करंट जा रहा है उसको I2 बोल देते हैं। ठीक, अब I1 कितना होगा, I2 कितना होगा, उस कैलकुलेट करते हैं, फिर दोनों का जो एडिशन होगा वही I होगा। ठीक, तो I1 क्या हो जाएगा, उसके लिए अब इसका रेसिस्टेंस टोटल कैलकुलेट करते हैं, मतलब बेसिकली टोटल इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं। तो इसका रेसिस्टेंस तो R हो गया, इसका जो XC होता है, कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस XC होता है वो क्या होता है, 1/ω/C के बराबर होता है। ओमेगा कितना है 100, यहाँ पे दे रखा है, तो 100। C की वैल्यू कितना है, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस दे रखा है कितना 100 माइक्रोफेराड, मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6, तो 10⁻+6 बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा, 10⁻100 बनेगा बेसिकली। ठीक, और रेसिस्टेंस कितना है 100 है। तो इस सर्किट का जो इम्पीडेंस होगा, लेट से हम उसको 1 बोल देते हैं, Z1, जो 1 का इम्पीडेंस है Z1 इसको बोल देते हैं। Z1 क्या होगा, √R² प्लस XC²। ठीक, क्योंकि ये 90 डिग्री पे होते हैं, मतलब फेज जो होता है इनका 90 डिग्री आउट ऑफ फेज, 90 डिग्री डिफरेंस होता है। दिस स्क्वायर प्लस 100², तो ये क्या हो जाएगा 100√2। ठीक, तो I1 क्या हो जाएगा V/Z1, तो V की वैल्यू कितना है 20/Z1 कितना 100√2, तो ये कितना आया 1/5√2। तो ये हो गया I1। वैसे ही I2 के लिए पहले Z2 कैलकुलेट करना होगा। Z2 के लिए पहले हमें XL जो इंडक्टर है उसका इम्पीडेंस कितना होगा वो कैलकुलेट करना होगा। तो इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर क्या होता है, ω/L के बराबर। ओमेगा की वैल्यू कितना है 100, L की वैल्यू कितना दे रखा है 0.5 मतलब 1/2, तो ये कितना है 50 ओम। और यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो कितना है 50 ओम, ये भी है। तो जो Z2 होगा इम्पीडेंस, इसका क्या हो जाएगा √50² प्लस 50², तो सीधे वो लिख देते हैं 50√2 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से I2 क्या आ जाएगा V/Z2, V कितना 20/Z2 कितना 50√2, तो ये कितना हो जाएगा 2/5√2। ठीक, तो I1 ये हुआ, I2 ये हुआ। अब इन्हीं दोनों का एडिशन जो होगा वो I होगा, लेकिन एडिशन करते समय भी ध्यान देंगे इनका जो फेज होगा वो किधर होगा ये पहले डिसाइड करना होगा। तो ये अगर देखा जाए फर्स्ट वाला सर्किट, तो R ऐसे है, अगर देखा जाए तो R इधर हो गया, और मतलब इसको लेट्स से अलग कलर से बनाते हैं, ये R हो गया, और इधर XC क्या है, XC इधर होगा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है देखा जाए R और XC का बराबर ही है, 100 और 100 ही है। तो जो नेट करंट होगा वो क्या होगा, कुछ इस फेज जो होगा उसका 45 डिग्री एंगल बनाएगा, तो ये I1 हो गया। वैसे ही अगर नीचे वाला देखा जाए तो R इधर है, और फिर मतलब देखा जाए तो ये क्या है इंडक्टर है, तो इसका फेजर डायग्राम बनाए तो R इधर हो जाएगा, और एक्सेल मतलब इसमें करंट जो होता है लाइक करता है, तो लाइक करेगा तो नेट करंट का जो फेज होगा वो इधर होगा। अब कितना ये फेज एंगल कितना होगा, ये दोनों बराबर ही है, तो फिर अगेन ये क्या 45 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे, तो ये I2 हो जाएगा। ठीक, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। तो देखा जाए तो I1 और I2 कितना फेज है, इधर ये ऊपर 45 डिग्री ऊपर है और ये 45 डिग्री नीचे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो मतलब फेज इनका कितना है 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो इनको अगर ऐड किया जाए तो एडिशन क्या होगा, दो 90 डिग्री आउट ऑफ फेज अगर कोई फेजर हो तो उसको ऐड कैसे करते हैं, √A² प्लस B², क्योंकि वो 90 डिग्री के बना रहे हैं। मतलब बेसिकली ये I1 हो गया, इसको ऐसे आप बोल सकते हो कि ये अगर I1 हो गया, I1 ये नहीं, लेट से इसको I1 बोलते हैं, I1 ये हो गया तो ये I2 हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, फेजर एडिशन √I1² प्लस I2², तो ये क्या हो जाएगा √I1 कितना है 1/5√2 का स्क्वायर प्लस I2 कितना 2/5√2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 4 5, और डिवाइडेड बाई क्या 25 × 4, तो ये क्या बन जाएगा 1/√5
1 + 4 5, 25, 5 20, मतलब तो 1/√20 बन रहा है जो नेट करंट बन रहा है। तो नेट करंट 1/20, 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, लेट से इसको थोड़ा इधर लिखते हैं। तो I इज इक्वल टू 1/20 को क्या लिख सकते हैं, मतलब ये बाहर क्या आएगा, 1/4 समथिंग आएगा, और ये 20 ही बन रहा है, वो कंफर्म है। 5 होगा यहाँ पे, सॉरी, इसको स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, ठीक। तो 5 2 जा, और ये 5 टाइम्स में जाएगा, 5 2 जा 10 होगा, नॉट 20, तो ये 10 होगा, ठीक। तो 1/√10 इसको लिख सकते हैं। अब 10 को अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, 3.3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो समथिंग अराउंड अप्रॉक्सीमेटली कुछ 1/3 से कुछ ज़्यादा होगा। और 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 से कुछ ज़्यादा नंबर, लेट से 3.1 हो गया, तो कुछ 0.3 समथिंग आएगा, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगर लिखे तो 0.3 इसको लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि जो आंसर दे रखा है वो यही बोल रखा है कि मतलब नेट करंट जो होगा वो क्या 0.3 एम्पियर होगा क्या, तो अप्रॉक्सीमेटली वही आ रहा है, इसके जो वैल्यू है वो 0.3 ही आ रहा है। कैलकुलेटर से एक बार कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं कि कितना 3 के क्लोज है। तो यस, जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है द करंट थ्रू द सर्किट आई इज 3√2, तो नहीं, ये गलत है, ठीक। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रखा है कि द वोल्टेज अक्रॉस दिस तो वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम रेसिस्टर, मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, ये होगा। तो वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे थे, वोल्टेज इक्वल टू क्या, V इक्वल टू IR, आई आर एम, जितने भी ये करंट है वो सब RMS, और जितने भी वोल्टेज है वो सब RMS में ही है। तो लेट से यहीं पे कर लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस 100 कितना हो जाएगा, करंट कितना जा रहा है इसके थ्रू, करंट क्या जा रहा है I1 की वैल्यू क्या है, ये रहा 1/5√2, उसका R कितना है 100, तो इंटू 100 ये कितना हो जाएगा, तो 5 से 20, और लेट से √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो नीचे 2 बनेगा, तो 10, और ऊपर √2 बचेगा, तो 20/√2 को ऐसे भी लिख सकते हैं 10√2। यहाँ पे क्या दे रखा है कि रेजिस्टेंस 10√2, तो यस सही है, ठीक। वैसे ही अगर ये करें वोल्टेज अक्रॉस 50, तो 50 ओम के अक्रॉस अगर कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, लेट से सेम तरीका से कर देते हैं, सेम अगर मेथड अप्लाई करें तो V अक्रॉस 50, तो इसमें जो करंट जा रहा है दूसरे वाले ब्रांच में वो क्या जा रहा है I2 की वैल्यू क्या है 5√2, 2/5√2 इंटू रेसिस्टेंस कितना है 50, तो ये कितना बनेगा 5 से 10, और √2 बन जाएगा, तो 10√2 हो जाएगा, ठीक, मतलब 2/√2 √2 हो जाएगा सिर्फ, तो 10√2, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है 10 दे रखा है, तो वो गलत है, तो सिर्फ A और C ऑप्शन इसमें क्या करेक्ट है, तो ये मतलब इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगला क्वेश्चन भी लंबा चौड़ा पूरा पैराग्राफ दे रखा है, पर है एक क्वेश्चन सिंपल, मतलब एक ही क्वेश्चन है, सिंपल या डिफिकल्ट देखते हैं। तो सवाल बोल रहा है ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी ए करंट I इक्वल टू 2 एम्पियर, ए सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड इज प्लेस्ड बिसाइड इट ऑन 2 कंडक्टिंग पैरेलल रेल्स ऑफ नेग्लिजिबल रेसिस्टेंस, बोथ रेल आर पैरेलल टू द वायर, मतलब दे रखा है कि एक ये 2 पैरेलल रेल है, इस पर एक सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रॉड जो है ऐसे प्लेस किया गया, ठीक। और यहाँ पे एक कंडक्टिंग वायर है जो कि मतलब जिसमें करंट जा रहा है, आगे दिया होगा। द वायर द रॉड एंड लाई इन द सेम हॉरिजेंटल प्लेन एज शोन इन द फोटो, ठीक है। द टू एंड्स ऑफ द सेमी सर्कुलर रॉड आर एट डिस्टेंस 1 cm and 4 cm फ्रॉम द वायर, ठीक है। एट t इक्वल टू 0 द रॉड स्टार्ट मूविंग ऑन द रेल विथ ए स्पीड v इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, फोटो में जैसा दे रखा है। ए रेसिस्टर R इक्वल टू दिस एंड द कैपेसिटर दिस आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन द रेल। एट t इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0 C0 इज अनचार्ज, मतलब जो कैपेसिटर है t इक्वल टू 0 पे अनचार्ज रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो मतलब ये कुछ कंडक्टिंग वायर है, ये मूव कर रहा है v स्पीड के साथ, v की वैल्यू दे रखी है 3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एक रेसिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया गया, ये दोनों एंड का डिस्टेंस दे रखा है, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, अब पूछा क्या जा रहा है, ए पार्ट बोल रहा है मैक्सिमम करंट थ्रू द रेसिस्टर आर क्या होगा, ठीक।
और मैक्सिमम करंट मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे क्या होगा। तो मतलब मैक्सिमम करंट और मैक्सिमम चार्ज हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो पहले तो ये जो फोटो दे रखा है उसमें होगा क्या, अगर हम वो समझने की कोशिश करें। तो जैसे कि यहाँ पे एक वायर है, इसके थ्रू कुछ करंट जा रहा है, ठीक। अब उस करंट की वजह से क्या होगा कि मतलब यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इधर जनरेट होगा, और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक कंडक्टिंग वायर है वो मूव कर रहा है, तो इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा जिसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, ठीक। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, मोशनल ईएमएफ भी बी और एल के बराबर होता है, जहाँ पे ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक। तो वी तो ऐसे हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसकी वजह से राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस डायरेक्शन में आएगा, ठीक। तो बी का डायरेक्शन ये हो गया क्रॉस, और भी ऐसे। एल क्या होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एल ले तो इफेक्टिव लेंथ जो होता है वो ये हो जाएगा। हम इस फॉर्मूला में ये जो एल होता है वो बेसिकली इफेक्टिव लेंथ लेते हैं विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी। तो द एल विच इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ वी एंड बी इज वॉट, दिस लेंथ। तो हम या तो इस मतलब सेमी सर्कुलर रॉड कंसिडर करें या फिर उसको एक स्ट्रेट रॉड कंसिडर कर लें, दोनों बात सेम ही है, ठीक। तो हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे एक रॉड कंसिडर कर लेंगे सिंपल, ठीक। अब मान लेते हैं कि ऐसा कोई रॉड है और वो मूव कर रहा है, क्योंकि इफेक्टिवली ये जो है वो इसी के बराबर होगा, इन दोनों का लेंथ मतलब इफेक्टिव लेंथ जो होगा वो सेम ही होगा दोनों का, ठीक। ठीक है, तो देखा जाए तो भी कांस्टेंट है, बी और एल कांस्टेंट है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो इस वायर से हर डिस्टेंस पे अलग अलग होगा, तो वो आर पे डिपेंडेंट है। तो आर पे डिपेंडेंट है तो फिर उसके लिए क्या है, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक। क्योंकि जब ये फॉर्मूला लगाएंगे ईएमएफ तो उसमें दो क्वांटिटी तो कांस्टेंट है लेकिन एक वैरी कर रहा है, तो उसके लिए क्या स्मॉल एलिमेंट लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एक्स डिस्टेंस पे जाएंगे, ठीक, और डी एक्स लेंथ का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ये फोटो दिख रहा है कि एक्स डिस्टेंस पे गए और फिर एक डी एक्स का एक छोटा सा टुकड़ा लिया हमने, ठीक। अब उस छोटे से टुकड़े में जो मोशनल ईएमएफ जनरेट होगा, लेट से उसको हम डी ई बोल रहे हैं, वो क्या होगा, भी बी और डी एक्स, एल जो होगा वो डी एक्स के बराबर होगा, और बी कितना होगा, मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग करंट कैरिंग वायर की वजह से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, भी बी कितना, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर की वैल्यू कितना होगा एक्स, ठीक, इंटू डी एक्स। तो ये हो जाएगा डी ई। अब हमें ये तो ईएमएफ हुआ इस छोटे से जो स्मॉल एलिमेंट हमने कंसीडर किया है, हमें पूरा का पूरा इसमें ईएमएफ कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इस इंटीग्रेशन से जितने भी कांस्टेंट है उसको खोपचे से बाहर निकालेंगे। तो खोपचे से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, म्यू नॉट आई 2 पाई भी, ये सब बाहर आएगा। तो बाहर क्या आएगा, म्यू नॉट आई भी बाई 2 पाई, ठीक। बचेगा क्या, डी एक्स बाई एक्स। लिमिट क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू देखें तो 1 से लेकर के 4 सेंटीमीटर तक जा रहा है, तो लिमिट फ्रॉम 1 to 4। अब यहाँ पे ये ईएमएफ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, ठीक है इसको लिख देते हैं अभी, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई भी बाई 2 पाई, एल एन एक्स हो जाएगा तो एल एन 4/1, तो ये बेसिकली ये एल एन 4 बन जाएगा, ठीक। तो ये हो गया ईएमएफ इसमें जो जनरेट हुआ। अब हमसे पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम करंट कितना होगा। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, जब इस पे टी इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम करंट होगा, क्योंकि उस समय जो कैपेसिटर होगा वो अनचार्ज होगा, और टी इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर जो होता है वो एक कंडक्टर की तरह काम करता है, ठीक। तो टी इक्वल टू 0 पे मतलब मैक्सिमम करंट होगा, और मैक्सिमम करंट कितना होगा, आई इक्वल टू ई बाई आर के बराबर होगा। तो ई की वैल्यू ये हो गई और आर की वैल्यू दे रखा होगा कहीं पे, ये दे रखा है 1.4, डाल देते हैं सब कुछ। तो म्यू नॉट आई भी बाई 2 पाई आर, अच्छा ऐसे अभी एक वेरिएबल के टर्म में लिखते हैं, इंटू ln 4। ln 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 ln 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 इधर आ जाएगा। अब इसमें सब कुछ वैल्यू डाल देते हैं। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितना, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू करेंट की वैल्यू क्या दे रखा है, आई इज इक्वल टू क्या दे रखा है, V3 है, करंट दे रखा है, नहीं दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक। तो यहाँ पे ज़रा डालते हैं, आई की वैल्यू 2, वी की वैल्यू 3 इंटू 2, ln 2 की वैल्यू दे रखा होगा, ln 2 की वैल्यू 7.7, ठीक। तो 0.7 डिवाइडेड बाई 2
पाई इंटू कैपिटल आर की वैल्यू कितना 1.4 ओम 1.4। अब काट कूट करते हैं इसमें तो क्या ये ख़त्म 2 टाइम्स में और क्या क्या पॉइंट से पॉइंट ख़त्म 7 2 जा 2 से 2 ख़त्म तो नीचे का सब कुछ साफ। ऊपर क्या बचा 3 2 जा 6 2 जा 12 इंटू 10⁻⁻7 तो 12 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर ये मैक्सिमम करंट हो जाएगा। ठीक और यहाँ पे क्या दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻�6 तो मतलब बेसिकली बात वही हुआ। इसको 1.2 इंटू 10⁻�6 एम्पियर भी लिख सकते हैं तो सेम ही बात हुआ। ठीक तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा तो सेकंड में कुछ तो अनाप शनाप दे रखा है तो वो गलत होगा। अच्छा मैक्सिमम चार्ज पूछ रहा है तो मैक्सिमम चार्ज क्या Q इजकल टू सी भी मतलब T इजकल टू इन्फिनिटी पे जब करंट जीरो हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जनरेट हुआ है वो सारा का सारा कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा क्योंकि करंट जीरो हो गया है। तो मैक्सिमम चार्ज Q इजकल टू सी बी सी ई मतलब यहाँ पे हमने ई ले रखा है पोटेंशियल डिफरेंस सी ई सी नॉट ई जो भी है। ठीक तो ई की वैल्यू कितना है ये वाला है। ठीक इसमें सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं अब फिर से वैल्यू डालना पड़ेगा। ठीक है तो म्यू नॉट आई भी बाई 2 पाई ln4 इंटू सी नॉट। ठीक फिर से एक बार वैल्यू पहले ही डाल देना चाहिए था यहीं पे डाल देना चाहिए था ताकि ई मिल जाता। ई में डायरेक्ट आर से हम डिवाइड करते हैं वो मिल जाता और सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये शॉर्टकट था पर ठीक है अब कर लिए हैं तो कर लेते हैं। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू क्या था 2 एम्पियर वी की वैल्यू 3 था 2 पाई ये 2 ln2 की वैल्यू 0.7 और सी की वैल्यू क्या दे रखा है सी नॉट 5 माइक्रोफैराड। तो 5 माइक्रोफैराड माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ठीक है तो माइक्रो कूलम में ही बोल रखा होगा जब कूलम दे रखा था लिख देते हैं 10⁻⁻6। ठीक अब काट कूट करें तो क्या ये 2 टाइम्स में ख़त्म तो नीचे वाला सब साफ। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या 5 2 जा 10 तो 10 को तो 10 लिख देते हैं 5 2 जा 10। अब क्या बचा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84 तो 8.4 लिख सकते हैं इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 7 6 13 और -1 12 तो जो मैक्सिमम चार्ज होगा इतना कूलम हो जाएगा। ठीक 8.4 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। सी वाला ऑप्शन जो है मैच कर रहा है ये गलत होगा तो जो सी ऑप्शन है इसमें वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक तो इसके ए और सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक तो ठीक है ये सवाल मतलब कंप्लीट हुआ। अगले सवाल की तरफ प्रस्थान करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ सर्किट अ मेटल फिलामेंट लैम्प इज कनेक्टेड इन अ सीरीज विद अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दिस अक्रॉस अ 200 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सप्लाई। ठीक है द पावर कंज्यूम्ड by the lamp is this watt while the voltage drop across it is 100 volt. Assume that there is no inductive load in the circuit. Take RMS value of the voltage. The magnitude of the phase angle between the current and the voltage supply is phi. Assume this, then the value of C and phi will be क्या होगा। तो ठीक है पता करते हैं क्या होगा। फोटो में मतलब बोल कर रहा है कि कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस एक लैंप कनेक्ट किया गया और वो कितना वोल्टेज के सप्लाई से 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो कितना है 200 वोल्ट का है 50 हर्ट्ज का है तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है और जो लैंप है तो लैंप के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना दे रखा है। लैंप 100 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप है और जो लैंप है वो 500 वाट एनर्जी यूज कर रहा है यानी कि जो लैंप है कितना 500 वाट एनर्जी यूज कर रहा है और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना का है 100 वोल्ट का। ये जितने भी वोल्टेज दे रखे हैं वो सब आरएमएस वैल्यू दे रखा है ये क्वेश्चन में बोल रखा है। ठीक तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि सी मतलब इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा और दूसरा कि मतलब करंट और पोटेंशियल के बीच का जो फेज एंगल है वो कितना होगा। ठीक है पता करते हैं। ये लैंप को बेसिकली हम रेसिस्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। बेसिकली लैंप एक तरह का रेसिस्टर ही है। ठीक कोई कैपेसिटर इंडक्टर है नहीं
दे भी रखा है, कोई भी इंडक्टर इसमें है नहीं, तो लैंप में कोई भी इंडक्टर नहीं है, तो इसको हम प्योरली रेसिस्टर की तरह यूज कर सकते हैं, मतलब इस पार्ट को। तो ये बेसिकली आर हो गया, ये सी हो गया, तो बेसिकली ये आरसी सर्किट है। ठीक ठीक है। और इसके क्रॉस दे रखा है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो है इसके क्रॉस 100 है, मतलब जो लेट से अगर आरसी सर्किट अगर पोटेंशियल का बनाए, अगर फेजर डायग्राम बनाए, तो लेट से ये अगर आर हो गया रेसिस्टर के क्रॉस, पोटेंशियल अगर इस डायरेक्शन में है, तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कहाँ होगा, रेसिस्टर ये है, तो वोल्टेज और करंट जो होगा वो हम, करंट और वोल्टेज क्या होता है इन फेज, सेमी फेज में होता है रेसिस्टर के लिए, तो करंट भी इधर होगा, वोल्टेज भी इधर होगा। रेसिस्टर के लिए वोल्टेज इधर होगा, करंट तो सब में एक सेमी करंट होगा, तो मान लेते हैं कि करंट जो है रेसिस्टर के डायरेक्शन में है। ठीक, तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो होगा वो क्या होगा, वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर में क्या करता है, लैग करता है, करंट लीड करता है, तो वोल्टेज लैग करता है, तो वोल्टेज जो होगा वो इधर होगा। ठीक, तो लेट्स से दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर लिख देते हैं, और दिस इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर। दोनों का जो समेशन होगा वो नेट वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर दे रखा है 100, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर कितना हो जाएगा, तो वी सी स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर जो होगा वो नेट वी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, क्योंकि दिख रहा है कि ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का जो समेशन होगा वो नेट वोल्टेज के बराबर होगा। तो यहाँ से वी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर कितना 200 का स्क्वायर माइनस रेसिस्टर के अक्रॉस 100 है, तो वी सी कितना हो जाएगा 4 - 1 3, तो √3 और इंटू 100 हो जाएगा, खोपचे में निकालेंगे तो 100√3 हो जाएगा वोल्ट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक, तो जो नेट वोल्टेज होगा वो डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा नेट वोल्टेज का। ठीक, तो नेट वोल्टेज जो एंगल यहाँ पे बनाएगा, लेट से उसको बोल देते हैं फाई। तो जो नेट करेंट होगा वो मतलब उसी डायरेक्शन में होगा, मतलब सॉरी, नेट वोल्टेज लेट से इस डायरेक्शन में है। ठीक, और जो करंट है वो रेसिस्टर के डायरेक्शन में है, तो फेज कितना हो जाएगा, ये यही फाई फेज के बराबर होगा। ठीक, तो जो फेज पूछा जा रहा है 10 फाई, मतलब बेसिकली फाई जो होगा वो फेज होगा, तो 10 फाई की वैल्यू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर डिवाइडेड बाई वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेसिस्टर, तो वी सी बाई वी आर, तो वी सी की वैल्यू कितना है 100√3 और वी आर कितना है 100, तो उसे 10 फाई कितना हुआ √3, तो फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा √3, तो कितना 60 डिग्री, तो जो फेज की यहाँ पे पूछा जा रहा है फेज वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक, अब यहाँ पे और एक दिया जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ सी कितना होगा, कैपेसिटर कैपेसिटेंस कितना होगा, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए क्या करें, अब उसके लिए हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं उसके लिए, अच्छा पावर दे रखा है कि जो पावर है वो इस मतलब लैंप के क्रॉस जो पावर यूज हो रहा है वो कितना 500 वाट 500 वाट। तो ये पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इजकल टू हम जानते हैं, पावर इजकल टू क्या वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, जो फेज का होता है। ठीक, तो अगर यहाँ से लिखा जाए तो और हम वी आई आर एम एस को क्या लिख सकते हैं, वी आर एम एस बाई जेड लिख सकते हैं, मतलब आई इजकल टू क्या वी बाई आर, यहाँ आर जो होता है नेट इम्पीडेंस होता है, तो जो वी इसको ऐसे लिख सकते हैं वी आर एम एस का स्क्वायर बाई जेड इंटू कॉस फाई। अब कॉस फाई की वैल्यू कितना हो जाएगा, फाई 60 डिग्री है, तो कॉस फाई कितना हो जाएगा 1/2, और पावर कितना दे रखा है 500, यहाँ पे जो लैंप के क्रॉस पावर यूज हो रहा है, तो बस डाल देते हैं सब कुछ, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पावर कितना है 500, वी कितना 200 का सप्लाई किया गया है, तो 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई नेट इम्पीडेंस इंटू कॉस फाई कितना हाफ, ये जेड है। ठीक है, और वो 2 है, ध्यान देंगे इसका, ये 2 है, तो यहाँ से काट कूट करें तो 00 से 00 खत्म, 2 से 2 खत्म, जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 200/5, तो 5 से इसको ले जाते हैं 40, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगा 40, तो नेट इम्पीडेंस कितना हुआ 40 का, नेट इम्पीडेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, या फिर नेट इम्पीडेंस के टर्म्स में लिखें अगर, तो या फिर कर ही देते हैं अब नेट इम्पीडेंस यहाँ से आ गया, अब यहाँ पे करते हैं, तो नेट इम्पीडेंस क्या होगा,
यहाँ पे रेसिस्टेंस अगर को देखा जाए तो ये इसमें के क्रॉस रेसिस्टेंस इधर होगा, इसके क्रॉस रेसिस्टेंस एक्सी जो होगा वो इधर होगा, दोनों 90 डिग्री पे होंगे, तो नेट इम्पीडेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 दे रखा है, तो यहाँ से एक्सी स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है वो पता है, अच्छा रेसिस्टेंस की वैल्यू भी नहीं पता है, तो क्या करें। ओके ओके, यहाँ से हम एक काम करते हैं, रेसिस्टेंस की वैल्यू तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो जेड होगा वो इसी डायरेक्शन में लाई करेगा, तो कॉस फाई अगर कैलकुलेट करें तो कॉस फाई से जेड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, कॉस फाई कितना हो जाएगा बी बाई एच मतलब आर बाई जेड हो जाएगा, तो आर बाई जेड और कोई किसकी वैल्यू कितना है 1/2, ये जेड है वो 2 है, और ध्यान देंगे तो यहाँ से जो जेड हुआ वो किसके बराबर होगा 2r के बराबर होगा। ये कर सकते हैं, जेड की वैल्यू कितना है 40, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगा 20 ओम, तो रेसिस्टेंस मिल गया। तो बस रेसिस्टेंस की वैल्यू अगर यहाँ पे डाल दें तो -20 स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्सी, और एक्सी क्या होता है 1/ओमेगा c, 1/ओमेगा मतलब क्या 2πf इंटू सी का स्क्वायर, तो स्क्वायर को इधर अंडर रूट में ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो 60 इंटू ए माइनस बी करें तो 20, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली 20√3 बन जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं 20√3, और ये 1/2πf फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है सोर्स का 2πf, एफ की वैल्यू कितना है 50 हर्ट्ज, ठीक, तो 50 इंटू सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 1/20√3 इंटू 2π इंटू 50, इतना मतलब सी की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक। अब सी की वैल्यू यूजुअली हमें क्या माइक्रो में कैलकुलेट करना होता है, मतलब सी की वैल्यू कहीं तो दे रखा होगा माइक्रो फैराड, तो माइक्रो फैराड में कन्वर्ट करने के लिए क्या 10⁶ से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो लेट से 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 10⁶ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 10⁶ से डिवाइड कर दे रहे हैं माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए। अब यहाँ से कुछ काट कूट करें तो क्या होगा 50 टू ज 100, 20 से 5 टाइम्स में, ठीक। √3 इंटू पाई की वैल्यू इधर कहीं पे दे रखा है, √3 इंटू पाई की वैल्यू 5, काफ़ी जे एडवांस वाले काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती है वो दे देते हैं, तो ये 5 कैंसिल कर देगा, तो बचा क्या ये 100 बचा, और ये 10⁻⁻ नीचे है तो ऊपर 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो उसको माइक्रो लिख सकते हैं, तो 100 माइक्रो फैराड हो जाएगा कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है कितना होगा तो वो 100 माइक्रो फैराड में पूछा जा रहा है, तो सिर्फ हम 100 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा, तो ये कैपेसिटेंस हो गया, ये फेज एंगल हो गया, तो दोनों ही चीज़ें जो पूछी जा रही है वो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक। और यहाँ पे फेज, ठीक। तो बस ये सवाल मतलब कंप्लीट हुआ, ठीक। अगले सवाल के तरफ प्रस्थान करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अब अगेन ये भी क्वेश्चन कुछ लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, इसके जो क्वेश्चन हैं थोड़े से डिफ़िकल्टी लेवल जो है थोड़ा हाई है, ठीक। तो पेशेंस के साथ करेंगे, फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं होंगे, फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचेंगे, ठीक। जितना आराम से यहाँ पे सॉल्व किया जा रहा है उतना ही आराम से पेशेंस के साथ बैठ के आराम से सॉल्व करेंगे, ठीक। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है आपको, वीडियो पॉज करके वन शॉट में, ये वीडियो का लेंथ थोड़ा भी ज़्यादा होगा, तो वन शॉट में अगर मुश्किल हो रहा है तो आराम से ब्रेक ले लेके आराम से सॉल्व करें, ठीक। ज़्यादा सोचना नहीं है, आराम से सॉल्व करते जाना है, ठीक। तो पेशेंस के साथ क्वेश्चन पढ़ेंगे और पेशेंस के साथ बैठ के एकदम मस्त होकर सॉल्व करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए कंडक्टिंग लूप इन द शेप ऑफ ए राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल of height 10 centimeter is kept such that the 90 degree vertex is very close to infinitely long conducting wire see in the photo, ठीक है। दिख रहा है कि मतलब इसका जो राइट एंगल ट्रायंगल है काफ़ी क्लोज है, अभी इंसुलेटेड है, ये भी दे रखा है, ठीक है। द वायर इज इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड फ्रॉम द लूप, द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द वायर, ठीक है। मतलब ये इसका ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वो इस वायर के पैरेलल है, ठीक है।
द करेंट इन द ट्रेंगुलर लूप इज काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब क्या, ये क्लॉकवाइज हो गया तो ये काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब इसमें जो करंट है वो क्या, कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड इंक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ दिस, और जो करंट है वो इंक्रीज कर रहा है किस रेट से, इस रेट से, मतलब जो डी आई बाई डी टी है वो कितना है, 10 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, तो कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, पता करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रखा है, द इंड्यूस्ड करंट इन द वायर इज इन अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट अलोंग द हाइपोटेनस। तो मतलब इसमें जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो इस, ये जो हाइपोटेनस में करंट है उसके उल्टा होगा। तो ये जरा पता करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इसमें 3 सेगमेंट है, ठीक। इसकी वजह से इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, अगर देखा जाए तो अगर राइट हैंड थंब रूल यूज करें तो डॉट डायरेक्शन आ रहा है, तो इसकी वजह से मतलब ये वाले वायर की वजह से यहाँ पे डॉट डायरेक्शन होगा। इस वाले वायर की वजह से क्या होगा, क्रॉस डायरेक्शन होगा, ठीक। और इस वाले वायर की वजह से भी देखें तो क्रॉस डायरेक्शन होगा इधर। तो ये जो 2 वायर है उसकी वजह से क्रॉस है और सिर्फ इस वाले वायर की वजह से डॉट है। अगर देखा जाए मैग्नीट्यूड वाइज कौन ज़्यादा होगा तो ये वायर ज़्यादा क्लोज है इधर इस स्पेस के। तो इधर वाले का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा दोनों का कंबाइन कर दिया जाए तो ज़्यादा होगा इन द कंपैरिजन ऑफ इसके। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्रॉस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, ठीक। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि नज़दीक है, ये देखा जाए तो पूरा का पूरा वायर दूर है और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, ठीक। तो नज़दीक है तो ज़्यादा होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस डायरेक्शन में होगा और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि करंट जो है वो इंक्रीज कर रहा है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस वाले डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर डिक्रीज करना है तो करंट को इधर कैसे होना चाहिए, अगर करंट ऐसे रहे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज करना है तो मैग्नेटिक फील्ड जो आना चाहिए अपवर्ड आना चाहिए। अपवर्ड आने के लिए करंट इसमें किधर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा, तभी जाकर के इस साइड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डॉट डायरेक्शन में आएगा, तब इसको अपोज कर पाएगा। तो जो इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए वो इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी होगा वो भी इसी डायरेक्शन में और करंट इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन में ही करंट होता है। तो इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में होगा। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो करंट इंड्यूस्ड हुआ वो सेम ही डायरेक्शन में इंड्यूस्ड हुआ है, ना कि अपोजिट डायरेक्शन में। और इसमें क्या दे रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो क्या है, गलत है, ठीक। ऑप्शन ए इनकरेक्ट, ठीक। ऑप्शन बी देखते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर इज। अब वायर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा। तो अब ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम मतलब बेसिकली इस इन्फिनिट वायर को हम क्या कर सकते हैं, एक लूप मान सकते हैं, जो कि मतलब ये इन्फिनिटी पे गया और इन्फिनिटी से आके इधर इन्फिनिटी पे मिला हुआ है, ऐसा एक लूप मान सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं, वो मतलब इस म्यूचुअल इंडक्टेंस बेसिकली इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जा करके इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों लूप का कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके थ्रू कुछ करंट भेजते हैं और इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। वो ज़्यादा इजी है इन द सेंस कि इसमें हम कुछ करंट भेजें और इधर से फ्लक्स कैलकुलेट करें। तो हम इस वाले वायर में कुछ करंट भेजते हैं, लेट्स से हम बोल देते हैं कि इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और इस करंट की वजह से इसमें फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं कितना होगा और वहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले फ्लक्स देखते हैं कि फ्लक्स कितना होगा। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए एक फ़ोटो बनाते हैं यहाँ पे। लेट्स से ये वायर हो गया और ये लूप हो गया वो, ठीक। अब लेट्स से इस वायर में आई करंट जा रहा है, हमें इसकी वजह से या इसमें कितना फ्लक्स होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं कि लेट्स से एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं, एक्स डिस्टेंस पे गए और डी एक्स थिकनेस का एक स्ट्रिप कंसीडर किया, ठीक। ये वाला स्ट्रिप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज होगा, रेजिस्टेंस आर पे डिपेंड करेगा, ठीक। तो हमें इसके थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेशन से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो इस पतले स्ट्रिप के थ्रू जो फ्लक्स है लेट्स से उसको हम d5 बोल देते हैं और d5 किसके बराबर होगा, b इंटू एरिया के बराबर होता है। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई बाई 2πx, म्यू नॉट आई बाई 2πx, ये हो गया b इंटू एरिया ऑफ दिस ये पार्ट। तो एरिया क्या हो जाएगा, अब एरिया के लिए क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ये तो 90 डिग्री है वो ठीक है,
लेंथ, अच्छा हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि ये जो है लेंथ कितना 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, अगर ये एक्स है, मान लेते हैं अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा 45 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री है तो मतलब हाफ डिवाइड होगा तो ये 45 डिग्री होगा। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो ये वाला लेंथ टोटल कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 2x। तो अगर ये छोटा वाला स्ट्रिप जो देखा जाए उसका एरिया क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू ब्रेथ 2x इंटू डी एक्स, ठीक। ये हो गया फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल स्ट्रिप। हमें पूरा का पूरा के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। इंटीग्रेट करके जो भी कांस्टेंट है उसको खोपचे से बाहर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा फ्लक्स फाई, ये हो जाएगा म्यू नॉट आई जो है बाहर आएगा, 2 पाई बाहर आएगा, एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये तो ख़त्म ही हो गया वेरिएबल, सिर्फ एक्स बचा। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई पाई बाहर, म्यू नॉट आई बाई पाई, और इंटू एक्स बचा सिर्फ। और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू फ्रॉम 0 टू, ये टोटल हाइट जो है एच मान लेते हैं उसको अगर, तो 0 से लेकर के एच तक। तो डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स एक्स मतलब एच माइनस 0 एच हो जाएगा, ठीक। अब एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है वो दे रखा है, ठीक, डाल देंगे जब ज़रूरत होगा। तो ये फ्लक्स हो गया, ये फ्लक्स हो गया। और हमें क्या चाहिए, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू एम आई। तो यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा म्यू नॉट एच बाई पाई, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, दोनों का बराबर ही होता है, या तो इसके लिए यूज करें या फिर इसके लिए, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही होता है, मतलब दोनों ही लूप के लिए, ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमें इस वाले के लिए थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो m इंटू आई होगा। आई किसका, इसका। इसके थ्रू हमने जब फ्लक्स कैलकुलेट किया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू करंट ऑफ दिस वायर लिए थे, ठीक। अब हम इस वाले के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू दिस वायर के थ्रू जो करंट है। तो लेट से इसके थ्रू जो करंट है उसको हम आई नॉट बोल देते हैं, ठीक, आई नॉट। तो जो बड़ा वाला ये वायर है इसके थ्रू फ्लक्स कितना हो जाएगा, मतलब इन्फाइनेटली उसको माने तो अगर, तो फाई लेट से फाई नॉट क्या हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू आई नॉट के बराबर हो जाएगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है डी फाई बाई डी टी, तो डी फाई नॉट बाई डी टी हो जाएगा। तो m इंटू डी आई नॉट बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ पे m की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया है कितना म्यू नॉट एच बाई पाई, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू दे रखा है। करंट जो है वो इससे चेंज हो रहा है तो 10 इसकी वैल्यू दे रखा है। तो बस यहाँ पे 10 डाल देंगे। तो अगर देखा यार एच की वैल्यू क्या दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या 10/100। तो ये ख़त्म। तो क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई पाई, तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा वो क्या म्यू नॉट बाई पाई के बराबर होगा, ठीक। तो इसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द वायर क्या हो जाएगा म्यू नॉट बाई पाई, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला ऑप्शन बोल रहा है कि देयर इज अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द वायर एंड द लूप। तो वायर और लूप के बीच में जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। तो उसके लिए फिर अगेन चेक करते हैं। तो इसमें करंट का जैसे हमने डायरेक्शन देखा, करंट क्या है ऐसे है कुछ, और इसमें भी करंट हमने देख रखा है कि ऐसे है। तो होगा क्या इस करंट की लेट से इस वायर की वजह से इसमें यहाँ पे सब मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट का रिंग वायर रखा गया है तो फोर्स लगेगा, ठीक। तो फोर्स का ज़रा डायरेक्शन पता करते हैं कि क्या क्या होगा। उसके लेट से इधर एक फ्रेश फोटो बनाते हैं। तो उसके लिए इन सबको कॉपी करके एक यहाँ पे लाते हैं और ये सब कचरा साफ करते हैं, ठीक है। ये मतलब चीज़ हो गया। इसमें जो करंट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस करंट की वजह से अगर से इस सेगमेंट पे देखा जाए फोर्स किधर लग रहा है तो कैसे होगा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो है इस वाले वायर की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा अगर देखा जाए तो क्रॉस डायरेक्शन में होगा। और आई एल क्रॉस बी जो होता है फोर्स होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो आई एल क्या होगा इस वाले डायरेक्शन में, तो एल क्रॉस बी करे तो इस पर जो फोर्स होगा वो इधर आएगा। तो इस वाले वायर पे जो फोर्स आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है।
इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वो तो हर डायरेक्शन में हर जगह क्रॉस ही होगा, यहाँ भी क्रॉस होगा, यहाँ भी क्रॉस होगा। अब यहाँ पे देखा जाए तो एल क्रॉस बी करें अगर, एल क्रॉस बी, तो इधर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, और यहाँ पे फोर्स अगर करेंगे, इसमें जो करंट है वो किधर जा रहा है, इससे ऐसे जा रहा है, तो एल क्रॉस बी करेंगे तो जो फोर्स आएगा वो इधर आएगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो ऐसा कुछ सिनारियो बन रहा है। तो अगर यहाँ एंगल देखा जाए तो ये 90 डिग्री है, तो अगर देखा जाए तो ये 45 होगा। तो मतलब बेसिकली होगा क्या, अगर थोड़ा जूम करके फ़ोटो बनाया जाए तो ये क्या है, 45 डिग्री है। तो और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो होगा परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 45 है तो फिर ये भी 45 होगा। ठीक, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 45। सेम लॉजिक से ये भी कितना होगा, 45। तो एफ कॉस थीटा करें तो कॉस 45 इधर आया, फिर एफ कॉस थीटा करें तो कॉस 45 इधर आया। तो देखा जाए तो 2f कॉस 45, लेट से इसको ये एफ होगा तो ये भी एफ होगा बाई सिमेट्री। तो 2f कॉस थीटा जो है वो नीचे लग रहा है, और ये एफ कुछ और होगा मैग्नीट्यूड वाइज, लेट से इसको f2 बोल देते हैं, और f2 जो होगा वो ऊपर होगा। तो ये ऊपर लग रहा है और इन दोनों का कंपोनेंट नीचे लग रहा है, ये जो कंपोनेंट होगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए कौन ज़्यादा होगा, अगर देखा जाए तो एफ़ की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। करंट तो हर जगह सेम ही है, मतलब फोर्स क्या होता है, एफ इजकल टू आई एल बी। लेंथ तीनों का सेम ही है, करंट तीनों में सेम ही है। मैग्नेटिक फील्ड ही डिसाइड करेगा कौन बड़ा होगा कौन छोटा। तो मैग्नेटिक फील्ड नज़दीक में ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, तो इन दोनों को मिला के नीचे जो कॉम्पोनेंट आ रहा है वो भी ज़्यादा होगा। तो नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला जो फोर्स है वो ज़्यादा होगा। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड आना चाहिए। ठीक, तो ना नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड होगा तो मतलब क्या, रिपेल कर रहा है। तो देयर इज रिपल्सिव फोर्स, तो यस रिपल्सिव फोर्स है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, इफ़ द लूप इज रोटेटेड एट कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड। अच्छा, अब ये अलग ही है, एंगुलर स्पीड अबाउट द वायर, द एडिशनल ईएमएफ ऑफ दिस वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द वायर। अच्छा, लूप को अगर रोटेट किया जाए तो उसकी वजह से कुछ फ्लक्स में चेंज होगा क्या, फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वैसे ही इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रेडियली सिमेट्री होता है, तो मतलब रेडियली चारों तरफ सेम ही होता है। तो इसको अगर उसमें हम रोटेट भी करें तो उसके थ्रू मतलब कोई भी एक्स्ट्रा फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जो फ्लक्स अभी इसके थ्रू यहाँ पे है, इस पोजीशन पे है, जो फ्लक्स जा रहा है वही फ्लक्स जाएगा जब ये रोटेट करेगा तब भी, क्योंकि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियली सिमेट्री है। मतलब ये करंट है तो इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड सब सेम ही है, तो इसके थ्रू मैं कोई एरिया लेके ऐसे रोटेट करूँ तो मतलब उससे कुछ चेंज होने वाला है नहीं। तो बेसिकली फ्लक्स ही नहीं चेंज होगा, तो एडिशनल ईएमएफ आने की कोई बात ही नहीं है, कुछ गुंजाइश से नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो बस इसमें मतलब ये दो ऑप्शन करेक्ट होगा, बी और सी जो है वो करेक्ट होगा सिर्फ। ठीक, तो सवाल यहाँ पे मतलब ये कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज केप्ट along the diameter of circular wire loop without touching it, the correct statement is आर क्या होगा। ठीक है, तो एक करंट कैरिंग वायर इन्फिनिटली लॉन्ग इज केप्ट डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर लूप। अच्छा, लेट्स से ये कोई सर्कुलर लूप है और इसके डायमीटर के अलोंग कोई वायर रखा गया है ऐसे, और ये मतलब काफ़ी इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है। तो अब पूछा रहा है, कुछ सवाल दे रहा है। ठीक है, तो इफ़ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज जीरो इफ़ द करेंट इज कांस्टेंट। मतलब करंट अगर कांस्टेंट हो तो ईएमएफ इसमें कुछ इंड्यूस्ड होगा क्या। पहले लेट से अगर देखते हैं कि अगर लेट से इसमें कुछ करंट जा रहा है, उस करंट की वजह से इसमें कुछ फ्लक्स होगा क्या। अगर देखा जाए तो करंट लेट से अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर जो होगा वो डॉट डायरेक्शन में होगा और इधर जो होगा वो क्रॉस डायरेक्शन में होगा। ठीक, जितना मैग्नेटिक फील्ड इधर डॉट डायरेक्शन में होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रॉस डायरेक्शन में होगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड थ्रू दिस लूप जो होगा वो जीरो होगा बिकॉज ऑफ द करंट इन दिस वायर। तो नेट फ्लक्स ही जीरो है इस करंट की वजह से, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की बात ही नहीं होती है।
ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स ही जीरो है अभी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो जीरो होना ही है, चाहे करंट कुछ भी हो। तो करंट कांस्टेंट हो या ना कांस्टेंट हो, ईएमएफ तो जीरो ही होगा। तो द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज जीरो इफ द करंट इज कांस्टेंट। ठीक है, करंट कांस्टेंट होगा तो मतलब ईएमएफ जीरो होगा। वैसे भी करंट कांस्टेंट ना भी होता तब भी ईएमएफ जीरो ही होता। ठीक, दूसरा भाई, इफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज फाइनाइट इफ द करंट इज कांस्टेंट। नो, ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो फाइनाइट नहीं होगा, वो जीरो होगा। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज जीरो इफ द करंट इज डिक्रीज एट ए स्टेडी स्टेट। तो डिक्रीज करे चाहे इंक्रीज करे, ईएमएफ एनीवे जीरो होना है। तो ऑप्शन देखा जाए तो बात तो ये भी सही है कि डिक्रीज करे तो भी जीरो ही होगा। तो बात तो सही है कि मतलब होगा, लेकिन कुछ भी हो, द ईएमएफ इंड्यूस्ड, मतलब बात ये इसलिए सही है कि अगर डिक्रीज भी करे तब भी जीरो होगा, इंक्रीज करे तब भी जीरो होगा। तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बात ध्यान देंगे। ठीक, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप इज फाइनाइट नहीं, इफ द करंट डिक्रीज क्या, ईएमएफ इंड्यूस्ड फाइनाइट होगा ही नहीं, ईएमएफ जीरो होगा। तो इसलिए जो डी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो इसमें ए और सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट साइन दिस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सर्किट, द फेज डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ ई एंड द करंट आई इन द सर्किट इज ऑब्जर्व टू बी पाई बाई 4 एज सोन इन द डायग्राम। ठीक है, इफ द सर्किट कंसिस्ट पॉसिबली ओनली आर सी आर एल एल सी इन द सीरीज, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एलिमेंट। ठीक है, तो मतलब सर्किट का मत जो ईएमएफ अप्लाई किया गया वो ये दे रखा है और बोल रहा है, और आई और ई के बीच में कुछ रिलेशन दे रखा है। अब सर्किट में जो भी कंपोनेंट हो तो उनका रिश्ता क्या होगा। तो इसमें आर सी आर एल, तो बेसिकली आर सी आर एल में क्या रिश्ता होगा, मतलब अगर आर सी सर्किट हो लेट से तो उसमें क्या रिश्ता होगा, और आर एल सर्किट हो तो उसमें क्या। तो इसमें अगर पहले देखें हम तो करंट जो है वो लीड कर रहा है, अगर देखा जाए तो ईएमएफ से। तो करंट लीड कौन से सर्किट में करता है, आरसी या फिर आरएल। तो आर में देखा जाए तो और कैपेसिटर में करंट लीड करता है, लेकिन आर अगर इधर है तो इंडक्टर में करंट क्या होता है, मतलब ये आर है ये सी है, तो सी में जो करंट है इधर लीड करता है, लेकिन कैपेसिटर में करंट लैग करता है। तो नेट करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस डायरेक्शन में नहीं, इधर होगा, उसका फेज होगा। तो ओवरऑल मतलब करंट लैग करेगा एल आर या फिर आर एल सर्किट में, एल आर सर्किट उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला केस तो होने से रहा, क्योंकि इसमें करंट जो है वो लैग करेगा, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है। तो ये सर्किट नहीं हो सकता, वो क्या आरसी सर्किट ही हो सकता है। ठीक, अब करंट जो है कितना से लीड कर रहा है, पाई बाई 4 से। अगर करंट पाई बाई 4 से लीड कर रहा है तो अगर देखा जाए तो जो मतलब वोल्टेज होगा, मतलब नेट इधर आएगा फेज, तो फेज अगर इधर आएगा तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो दे रखा है। तो 1045 अगर हम देखें तो वो क्या होगा, एक सी बाई एक आर, मतलब एक सी बाई आर के बराबर होगा। और एक सी क्या होता है, ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। तो 1045 पहले कितना 1, तो यहाँ से एक सी इज इक्वल टू आर आया, एक सी इज इक्वल टू आर मतलब 1/ओमेगा सी इज इक्वल टू आर। ओमेगा की वैल्यू कितना है वो यहाँ पे दे रखा है, ओमेगा की वैल्यू कितना है साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू कितना है 100 यहाँ पे। ठीक, तो 1/ओमेगा इज इक्वल टू आर सी। तो आर सी जो होना चाहिए वो 1/100 के बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के वो सेटिस्फाई करेगा। तो चेक करते हैं, इसमें अगर आर सी कैलकुलेट करें तो कितना होगा, आर कितना है 1000 और सी कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितना बन जाएगा, ये 10⁻4 हो गया, तो ये 10⁻2 बन जाएगा। तो 10⁻2 मतलब 1/100, तो आर सी की वैल्यू 1/100 है। तो फर्स्ट वाला जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। दूसरा अगर देखें तो आर यही है, नहीं आर सी यहाँ पे, तो आर और आर वही है और जो सी है वो 1 है, तो नहीं होगा ऑब्वियस है। यहाँ पे 10 था तो सेटिस्फाई कर रहा था, इसको मल्टीप्लाई करें तो 10⁻³ होगा, सीधे दिख रहा है। ये 10⁻+3, ये 10⁻6, तो 10⁻³ होगा, तो 1/1000 हो जाएगा, यहाँ 1/100 ही है, तो ये गलत है। और आर एल सर्किट तो हो ही नहीं सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट होगा।
तो मतलब ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल बोल रहा है ए लाइट डिश मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम ए नॉन मैग्नेटिक मटेरियल इज केप्ट हॉरिजेंटली एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस एज सोन इन द फिगर। ठीक है। ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इज held vertically at a point above the disk away from the axis. On revolving the magnet about the axis of disk, the disk will क्या होगा? फिगर इज स्कीमेटिक एंड नॉट ड्रॉन टू स्केल। ठीक है, मतलब दे रखा है कि ये एक डिस्क है, ठीक, नॉन मैग्नेटिक डिस्क है और यहाँ पे एक मैग्नेट रखा गया और उस मैग्नेट को वर्टिकली ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो ये वर्टिकली अगर मैग्नेट को रोटेट किया जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा और वो ईएमएफ जनरेट करेगा तो मतलब वो बेसिकली क्या करेगा, इस पर एक फोर्स लगाएगा और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग मतलब वो जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, मतलब वो जो ईएमएफ जनरेट होगा बेसिकली वो ईएमएफ क्या करेगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो जिसने उसको प्रोड्यूस किया है उसको अपोज करता है। ये लेंज लॉ बोलता है कि लेंज लॉ में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो जिसने उसको प्रोड्यूस किया उसी को अपोज करता है। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको प्रोड्यूस किसने किया है, इस रोटेटिंग मैग्नेट ने। तो वो क्या करेगा, इस रोटेटिंग मैग्नेट को अपोज करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। अब इसके मोशन को अगर अपोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके मोशन के उल्टा डायरेक्शन पे इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इसका स्पीड कम हो। तो अगर मैं लेट से फोटो बनाता हूँ, लेट से टॉप व्यू में देखते हैं, मतलब ऊपर से इधर से अगर देख रहा है तो ऐसा कुछ ये डिश होगा। लेट से उसको सर्कुलर बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक मैग्नेट है, लेट से ये मैग्नेट हो गया। ये मैग्नेट जो है टॉप व्यू है, इसको ऐसे लेट से मैग्नेट रोटेट कर रहा है। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इसके लेट से अगर ये मैग्नेट ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इसके पीछू साइड लगेगा, तो इसको अपोज करने की मतलब इसके मोशन को अपोज करेगा। तो फोर्स जो होगा मैग्नेट पे इधर लगेगा। तो अगर मैग्नेट पे फोर्स इधर लग रहा है तो और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैग्नेट पे फोर्स इधर लग रहा है तो मैग्नेट भी डिस्क पे फोर्स लगा रहा होगा और वो उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। तो डिस्क पे जो फोर्स लग रहा होगा वो आगे की तरफ लग रहा होगा। तो डिस्क पे जो फोर्स लगेगा वो आगे की तरफ लगेगा एफ। तो डिस्क पे फोर्स कुछ इधर लगेगा। ठीक, तो अब ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या दे रखा है कि रोटेट एंड द डिस्क, मतलब तो बोल रहा है कि द डिस्क विल रोटेट इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट। तो फोर्स किधर लग रहा है, देखा जाए तो मैग्नेट इधर रोटेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक, तो यानी कि ये जो डिस्क होगा वो क्या रोटेट करेगा, किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जिधर मैग्नेट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, अपोजिट नहीं। रोटेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट, यस, हाँ मतलब सही है, रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। नॉट रोटेट एंड टेम्परेचर विल राइज, टेम्परेचर विल नॉट रोटेट एंड टेम्परेचर विल रिमेन्स अनचेंज्ड। तो पहले तो नॉट रोटेट वही बात गलत है, रोटेट करेगा तो गलत हो गया ये। नॉट रोटेट यहाँ पे भी गलत, बट द टेम्परेचर विल स्लोली इंक्रीज। तो यस, टेम्परेचर विल इंक्रीज क्योंकि यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड होगा तो उसकी वजह से टेम्परेचर राइज करेगा। लेकिन नॉट रोटेट कह के इसने गलत कर दिया, तो नॉट रोटेट वाला बात गलत है, तो इसलिए ये डी ऑप्शन भी गलत होगा। तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन ही, सॉरी, सिर्फ और सिर्फ जो बी ऑप्शन होगा वही करेक्ट होगा। ठीक, तो ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं ज़रा। अब ये भी कुछ लंबा चौड़ा सा दे रखा है, मतलब लंबा चौड़ा नहीं है, ग्राफ में बड़ा बना रखा है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रखा है। ए रिजिड वायर लूप ऑफ स्क्वायर शेप हैविंग साइड लेंथ एल एंड रेसिस्टेंस आर इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी वी नॉट इन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, मतलब प्लेन ऑफ पेपर में ऐसा कुछ शेप ऑफ वायर है, ऐसे मूव कर रहा है एक्स एक्सिस में। एट t इक्वल टू 0 द राइट एड्ज ऑफ द लूप इंटर द रीजन ऑफ length 3L where there is a uniform magnetic field B naught into the plane of paper as shown in the photo. For sufficiently large velocity V naught, the loop eventually cross the region. Let x be the location of right edge of the loop and Vx, Ix, Fx represent the velocity of the loop, current in the loop and force on the loop. As a function of x, counterclockwise current is taken as positive. Then कुछ एनालिसिस करिए। ठीक है, सवाल क्या दे रखा है कि मतलब ये एक लूप है जिसका साइड लेंथ एल है, ये स्क्वायर लूप है और इसका राइट एड्ज को हम टारगेट करेंगे, मतलब इसका ये जब इधर मूव करेगा तो राइट एड्ज का जो डिस्टेंस है इस यहाँ से लेट से उसको हम
एक्स बोल रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी, करंट इसमें और इसमें जो फोर्स लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, वो सब एक्स के फंक्शन में ये ऐसा कुछ टर्म्स दे रखा है। और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमें पॉजिटिव लेना है, तो हमें कुछ बातें बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीमेटिक प्लॉट इज करेक्ट, इग्नोर ग्रेविटी। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्लॉट दे रहा है करंट वर्सेस एक्स का। तो जैसे जैसे ये मतलब ये लूप इसमें एंटर करेगा, तो उसमें करंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स क्या होगा वो हमें प्लॉट करना है। ठीक है, देखते हैं। तो होगा क्या है, जैसे जैसे ये करंट इसमें एंटर करेगा, तो इस लूप के थ्रू फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। और मैग्नेटिक फील्ड क्या दे रहा है, इनटू द प्लेन, यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो जैसे ही लूप लेट से हम बोल रहे हैं कि लूप जो है लेट से इस शेप में आ गया है, मतलब थोड़ा सा रीजन में एंटर कर गया है, ऐसे बन गया है, तो इसके थ्रू मतलब ये वाला पार्ट हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके थ्रू इंक्रीज हो रहा है। तो अगर देखा जाए लेट से एक्स हम यही ले रहे हैं कि ये जो राइट साइड है उसका डिस्टेंस यहाँ से, और वो वी वेलोसिटी से के साथ आगे जा रहा है। तो इस मोमेंट पे अगर हम फ्लक्स कैलकुलेट करें कि इस मोमेंट पे फ्लक्स कितना होगा, तो वो कितना होगा, फ्लक्स इजकल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एल। ईएमएफ कितना, एरिया मतलब एक्स ये वाला एरिया और इंटू लेंथ ये वाला लेंथ। ठीक, ईएमएफ क्या होता है, डी फाइव बाई डी टी, मतलब माइनस डी फाइव बाई डी टी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट द साइन, साइन हम लोग डिसाइड कर लेंगे लेंज लॉ से, करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक, जस्ट मैग्नीट्यूड की लेट से बात करते हैं। तो डी फाइव बाई डी टी, तो इसमें करें तो बी नॉट एल कॉन्स्टेंट है, वो डी एक्स बाई डी टी बन जाएगा। डी एक्स बाई डी टी क्या एक्चुअल में वी है, स्पीड जो है। तो बी नॉट एल और वी, लेट से वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स जो भी होगा। ठीक, तो जो ईएमएफ आया वो ये आ गया, तो करंट क्या हो जाएगा, आई इजकल टू क्या, ईएमएफ बाई आर। तो आई क्या हो जाएगा, बी नॉट एल वी एक्स बाई आर, जो भी रेसिस्टेंस हो। ठीक, आर रेसिस्टेंस इसका दे रखा है। तो जो करंट है वो दिख रहा है कि वेलोसिटी का फंक्शन है, स्पीड का फंक्शन है बेसिकली। पहले तो ये बात एक हुआ। दूसरी बात क्या, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ज़रा वो फाइंड आउट करते हैं। तो करंट अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, जैसे जैसे ये इंटर कर रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। उसके लिए जो इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए उसका, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तभी जाकर के वो डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जो इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज कर सकता है। तो हमें इंड्यूस्ड करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपवर्ड डायरेक्शन में चाहिए तो करंट इंड्यूस्ड कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। तो यहाँ पे जो करंट इंड्यूस्ड होगा कुछ इस तरीके से होगा। अब ये कौन सा डायरेक्शन है, देखा जाए तो काउंटर क्लॉकवाइज है। तो काउंटर क्लॉकवाइज है मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक, तो इनिशियली जो करंट होगा वो पॉजिटिव होगा, तो करंट की वैल्यू इनिशियली पॉजिटिव तो दे रखा है। ठीक, अब ये कुछ चेंज हो रहा है, तो वो चेंज कैसे होगा, वेलोसिटी की तरह चेंज होगा। तो वेलोसिटी अब कैसे चेंज होगा, पहले फिर वो फाइंड आउट करना होगा कि वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी चेंज के लिए कैसे हो रहा है, उसके लिए फोर्स फिर देखना होगा कि फोर्स कौन सा लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो लेट से फोर्स एनालिसिस करते हैं पहले। फोर्स एनालिसिस में क्या होगा कि अब जैसे लेट से यही सेगमेंट लेते हैं। अब इस मोमेंट पे क्या है, ये वाला पार्ट तो बाहर है, तो इस पर कोई फोर्स लगेगा नहीं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है वहाँ पे। ये इसमें दोनों में देखा जाए तो करंट उल्टा डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी इन पे क्या लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। तो कहीं भी लगे लेट से मतलब कि फोर्स क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। तो एल क्या होगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ दिस, तो एल क्रॉस बी करें तो इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, इस पर जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मैग्नीट्यूड उनका सेम ही होगा। तो ये फोर्स तो खत्म हो गया। इस वाले पार्ट पे फोर्स किधर लगेगा, आई एल क्रॉस बी। तो एल का डायरेक्शन क्या लेते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो एल क्रॉस बी करें अगर, तो करंट इधर आ रहा है, आप अपने अनुसार कर सकते हो। मतलब एल पहला वेक्टर और बी नीचे की तरफ, तो इधर जा रहा है, मतलब इधर लगेगा। फोटो में उल्टा दिख सकता है। ठीक, तो ये एफ जो है पीछे लग रहा है, तो मतलब नेट फोर्स जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसे कुछ लग रहा है। और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, आई एल। लेंथ कितना हो जाएगा, एल का मतलब क्या, ये लेंथ, तो एल के बराबर होगा। तो आई एल और बी कांस्टेंट ही है। और आई क्या है, बी नॉट एल वी एक्स बाई कैपिटल आर इंटू एल बी नॉट। तो ये क्या बन जाएगा पूरा का पूरा, इसे लिखते हैं, बी नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर वी एक्स बाई आर, ये फोर्स बना। ठीक, अब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, हमें चाहिए वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो उसके लिए क्या करें, फोर्स को क्या लिखें, काइनामेटिक्स, एम बी डी बी बाई डी एक्स,
वी डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट से बी नॉट स्क्वायर होगा यहाँ पे एल स्क्वायर बाई कैपिटल आर इंटू वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये करे तो क्या होगा, वी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक। तो बचा क्या, डी वी इजकल टू, अगर देखें तो बी नॉट, अब लेट से ये सारे मसाला को एक कांस्टेंट बोल देते हैं, ये कांस्टेंट मैंने बोल दिया, ये सब मसाला और एम इधर गया, उस मसाले को भी सबको मिला के लेट से या मैं यहाँ से इग्नोर करता हूँ, यहाँ पे एम लिखते हैं और ये सभी मसाला को कांस्टेंट बोल देते हैं, इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो जो भी आया वो सम कांस्टेंट इंटू एक्स, इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या था, वी नॉट था, फाइनल वेलोसिटी लेट से कुछ भी हो जाएगा, ये 0 से x तक गया तो v माइनस वी नॉट जो होगा वो सम कांस्टेंट इंटू एक्स के बराबर होगा। तो जो v होगा एज अ फंक्शन ऑफ x जो है वो वी नॉट प्लस सी एक्स, सी इंटू एक्स मतलब, ठीक। तो जो स्पीड है वो, अच्छा स्पीड यहाँ पे पॉजिटिव कैसे आ रहा है, वो निगेटिव आना चाहिए, क्योंकि फोर्स जो है उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है और स्पीड इधर जा रहा है। तो गलती कहाँ हुआ है, ये जो फोर्स हमने लिखा है फोर्स इजिकल टू दिस, और फोर्स के बदले में ये जो लिखा है एम डी वी बाई डी एक्स, तो इसमें जो वी है वो क्या है, उल्टा है, ठीक। मतलब स्पीड इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, तो विथ माइनस साइन लिखना पड़ेगा। तो जो एक्सेलरेशन होगा मतलब बेसिकली एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, तो विथ माइनस साइन लेंगे यहाँ पे। तो कहाँ पे माइनस, कहीं भी डाल सकते हैं, यहाँ पे माइनस डाल देते हैं यहाँ पे, तो माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, तो बेसिकली ये माइनस साइन के साथ होगा। ये समझ में आ रहा है क्यों, ठीक, क्योंकि फोर्स उल्टा लग रहा है वेलोसिटी से। तो जो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आया वो ये हो गया, ठीक। तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो एक्स के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक। माइनस साइन है तो कुछ डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे। तो वेलोसिटी जैसे जैसे डिक्रीज कर, मतलब जिस तरीके से वेलोसिटी डिक्रीज करेगा वैसे ही यहाँ पे जो करंट है वो डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली अगर इसको लिखें तो बी नॉट एल बाई आर जो भी हो कांस्टेंट, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वी नॉट माइनस सी एक्स के फॉर्म में है। तो जो करंट होगा वो भी कुछ इसी फॉर्म में होगा, करंट का भी एक्स के साथ रिश्ता कुछ ऐसा ही होगा जैसा वेलोसिटी का है। तो वही रिश्ता यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ शुरुआती में ये था, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, तो यही रिश्ता सही दिख रहा है, ठीक। बाद वाला देखें अगर, तो बाद में क्या होगा, जैसे ही वो वायर पूरा का पूरा एंटर कर गया यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू मतलब कुछ सेचुरेशन अपना धीरे धीरे, मैग्नेटिक स्टार्टिंग में क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा था। जब ये पूरा का पूरा इस रीजन में एंटर कर गया, मतलब इसका राइट एज जब एल लेंथ आगे चला गया, तो अब इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो फिक्स हो गया। अब इसके अंदर मूव करेगा तो कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, जीरो। तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब एल से लेकर के 3L तक, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब उसका राइट एड्ज रहेगा, मतलब ऐसे है से लेकर के जब तक ऐसे ना हो जाए तब तक मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो चेंज होगा नहीं, तो ईएमएफ इंड्यूस्ड जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से निकलना शुरू किया तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज करना शुरू करेगा। तो डिक्रीज करना शुरू करेगा तो यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना शुरू हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, तो करंट फिर से पिक्चर में आएगा। लेकिन अब करंट कैसे होगा वो फाइंड आउट करें अगर, तो अब करंट कैसे होगा, अब लेट से यहाँ पे मैं एक और फोटो अब बना रहा हूँ, लेट से ऐसे। तो अब क्या हो रहा है, इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जो है डिक्रीज कर रहा है, कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज कर रहा है। तो जो करंट इंड्यूस्ड होगा वो क्या करेगा, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो अपोज करने की कोशिश करेगा तो क्या, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट है उसको इंक्रीज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो अगर इंड्यूस्ड करंट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करना है तो करंट कैसा होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए, इस तरीक़ा से। तो करंट जो होगा कुछ इस तरीके से होगा। तो जो करंट अब प्रोड्यूस हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। ये कौन सा डायरेक्शन है देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो ये साइन क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव था, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो जो दूसरा वाला करंट इंड्यूस्ड हुआ वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे तो ये तो पॉजिटिव दे रखा है, तो ये गलत है।
फिर आई और एक्स का एक यहाँ पे और ग्राफ है, तो फर्स्ट ग्राफ तो सही था, सेकंड ग्राफ अब यहाँ पे निगेटिव में दे रखा है, तो यानी कि ये सही है। और धीरे धीरे मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि फोर्स उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है, वो हमने देखा था। तो बस फॉर्मूला मतलब यही हो जाएगा, क्योंकि फोर्स का अभी भी देखें तो मतलब इस पे इन दोनों पे फोर्स सेम होगा, इसमें जो करंट है वो इधर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एल क्रॉस बी अगर करेंगे तो अभी भी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इधर आएगा। तो फोर्स अभी भी पीछे हुई है और वायर आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो करंट जो है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि करंट वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। तो यानी कि जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। अब इसको एनालिसिस करने में मुझे इतना टाइम लगा, पर आपको सॉल्व करने में नहीं लगेगा अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक, तो ये हो गया, ठीक है, वेलोसिटी के बारे में। अब आगे क्या दे रखा है, स्पीड के बारे में दे रखा है ग्राफ। तो स्पीड के बारे में हमने देखा कि ये रहा, स्पीड का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि स्पीड कैसे चेंज होगा। तो स्टार्टिंग में स्पीड कुछ रहेगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा स्पीड का, यस, क्योंकि अब जैसे ही अंदर जाएगा तो कोई भी नेट फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि अंदर जाएगा, जैसे ही पूरा का पूरा अंदर एंटर कर गया तो उस समय कोई भी करंट ही नहीं है इसमें। हमने देखा था कि करंट जीरो हो जाएगा, तो करंट जीरो हो गया तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो जब तक वो अंदर रहेगा, मतलब इस पोजीशन से, ऐसे पोजीशन से लेकर के ऐसे पोजीशन तक, इसका राइट एज जब एल से लेकर के 3L तक जाएगा, उस समय तक करंट जीरो रहेगा, तो फोर्स उस पर जीरो रहेगा। फिर जब बाहर निकलेगा तो हमने देखा था कि फोर्स उल्टा डायरेक्शन में ही लग रहा है, तो स्पीड को वो भी डिक्रीज ही करेगा, तो फिर से स्पीड डिक्रीज होगा। तो वो सही है और बी ऑप्शन यानी कि करेक्ट है। और लिनियरिटी भी देखा जाए तो वी जो एक्स पे डिपेंडेंट है, नॉट एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब। तो जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे ये भी बोल सकते हैं। ठीक, फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या है, हमेशा दिख रहा है कि फोर्स क्या है, उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, और फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या, अगर वो देखा जाए तो आई एल इंटू बी। तो ये हो गया आई, मतलब फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है, एफ इजकल टू आई एल बी। तो एल का लेंथ तो सेम है, ठीक है, बी भी कांस्टेंट है, लेकिन करंट जो है वो चेंज हो रहा है, करंट डिक्रीज कर रहा है, तो फोर्स भी क्या करेगा, डिक्रीज ही करेगा। फोर्स का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव वाले डायरेक्शन में है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, निगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स की मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर रहा है। ठीक, लेकिन दूसरा वाला जो ये फोर्स है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रखा है, लेकिन नहीं, दूसरे बाद में भी फोर्स जो वो निगेटिव डायरेक्शन में ही लग रहा है। ये हमने देखा था कि यहाँ भी फोर्स जो पीछे ही लगेगा, तो वो भी निगेटिव डायरेक्शन में ही होगा। तो ये ग्राफ नीचे होना चाहिए था और इसको ऐसे होना चाहिए था, तब करेक्ट होता, अभी करेक्ट नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो सिर्फ बी और डी जो है वही करेक्ट होगा इसमें, मतलब ये एक्स आई एक्स बी एक्स वाला जो रिलेशन है। ठीक, तो बस यही सवाल बोल रहा था, तो सवाल यहाँ पे ये कंप्लीट हुआ। ठीक, तो बस इस चैप्टर में इतना ही। आई होप कि चीज़ें समझ में आई होगी। पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, मस्त नहीं रहें मतलब पढ़ाई करते रहें। ठीक, स्वास्थ्य का ध्यान दें, सबसे इम्पॉर्टेंट है, मेंटल और फिजिकल दोनों ही। इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान ना दें और ज़्यादा मोटिवेशन के चक्कर में ना रहें और ज़्यादा शॉर्टकट भी ना फाइंड आउट करें। जेई एडवांस के लिए पर्टिकुलरली आप प्रिपेयर कर रहे हो तो कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान दो, रिवीजन करते रहें। ये सभी क्वेश्चंस करने से पहले आप रिवीजन ज़रूर करें। जैसे कि ये जो जितने भी वन शॉट में वीडियो आते हैं, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर होता है, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करने से पहले आपने जो भी नोट्स अपना बना रखा है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार नोट्स को पलट के ज़रूर देख लें। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करते के टाइम भी, तो फिर से आप नोट्स रेफ़र कर सकते हो। ठीक, ये लेट से कुछ डाउट हुआ तो अभी नहीं याद आ रहा है, तो नोट्स एक बार पलट के देख लो कि नोट्स में क्या लिख रहा है, तो उससे चीज़ें याद आ जाएगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी नोट्स आप बराबर देखते रहें, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक, रिवीजन नहीं अभी आपको करना है, तो रिवीजन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दें। और रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, खास करके फिजिक्स और मैथ में। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री में भी उधर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, तो बाकी जगह एक्सपर्टीज ठीक है मैं हटाता हूँ। फिजिक्स के पर्टिकुलरली बात करें तो फिजिक्स में थियरी भी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन सॉल्व करना भी इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम सॉल्व करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है या थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो रिवाइज करते रहें, सिर्फ रिवाइज ब्लैंक रिवीजन सिर्फ ना करें कि सिर्फ थियरी रिवाइज कर रहे हैं, साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार थियरी का नोट्स जो है वो रिवाइज कर सकते हो। ठीक, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले चैप्टर मतलब उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, PYQs।